ब्रह्मोस का सक्सेस रेट 95% से ज्यादा। ब्रह्मोस में चीनी HQ9 को धूल चटाने की क्षमता, ये तो हमने दिखाई दिया है सर। जी जी जी, इसीलिए इसी शो में सर ने मजाक में HQ9 को हेडक्वार्टर 9 बोल दिया था। ऐसी हंसी मजाक में एयर मार्शल श्रीवास्तव सर ने इसको हेडक्वार्टर 9 बोल दिया था। तो आप ये कहना चाह रहे हैं वो जो कहा जाता है बॉम्बार्ड द हेडक्वार्टर, बिल्कुल। तो ये नहीं, बिल्कुल आप देखिए ना, इसको चकमा दिया है ब्रह्मोस ने। और अब ब्रह्मोस का जो नेक्स्ट जनरेशन बन रहा है, मैं ये भी आपको बता दूं, वो ये ब्रह्मोस जो करंट ब्रह्मोस है, दैट इज नॉट हाइपरसोनिक, दैट इज 3.5 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। जो अब न्यू जनरेशन ब्रह्मोस बन रहा है, ओ माय गॉड, उसका रेंज, उसका वेट कम है, उसकी लिथैलिटी ज्यादा है, वो बिल्कुल इस ब्रह्मोस से 3 गुना ज्यादा और बेहतर है। और वो बन रहा है। और क्या ये HQ9 ये तो वैसे ही, और वो यूपी में बनेगा, और वो यूपी में बनेगा। क्या बात है, क्या जेटली साहब कितने खुश हो रहे हैं। हाँ, और ये इसमें इसका मतलब बहुत ज्यादा खतरनाक हो, ज्यादा खतरनाक होगा अगर यूपी में बनेगा। एक और बात बताते हैं, उससे बड़ी अच्छी चीज है, वो कार्बन कंपोजिट से बन रहा है। तो जो छोटा मोटा रडार को दिखता तो भी नहीं दिखेगा। अब तो हो गया स्टेल्थ। हमारा ये सब स्टेल्थ बड़ा काम आएगा। ऐसा स्टेल्थ चाहिए हमें कि जाइए और मारिए। हमें क्या करना, बहुत बड़ा जहाज लेके जाना, फिर उसको बचाना, फिर एस्कॉर्ट लेके जाना, लॉयल विंगमैन लेके जाना, इतने सारा, इतना झमेला नहीं। एक भेजो, दिखे नहीं, मारे, काम चले आएगा। हाँ, ये यहीं बैठे बैठे जब मार के काम चल सकता है तो अपने फाइटर जेट भेज के और वो छुपा रहे, स्टेल्थ रहे, वगैरह वगैरह करके क्यों इतना सब करना। ये वैसे मुझको एक बात याद आती है, किसी ने ये कहा, एक बगुला बैठा हुआ था, वो मछली पकड़ने वाला था। किसी ने कहा कि देखो आज मैं तुमको ये बताऊंगा कि बगुले को कैसे पकड़ना है। उन्होंने कहा कैसे? बोले जब बगुला पूरे ध्यान से मछली पकड़ने के लिए बैठा हो, तभी उसके सिर पे जाके एक मोमबत्ती रख दो, जैसे जैसे मोम पिघलेगी उसकी आंखों में आएगी, वही वक्त है कि जाके उसकी गर्दन दबोच लो। बोले साहब जब मोमबत्ती पकड़ने रखने गया था तभी क्यों ना गर्दन दबोच लूं? उन्होंने कहा फिर काम क्या हुआ? अगर तुमने एक ही बार में गर्दन दबोच ली तो काम क्या हुआ? अगली खबर देखिए, रुद्रम मिसाइल को लेकर बड़ी खबर। रुद्रम मिसाइल 3 का सफल परीक्षण, सुखोई 30 MKI से हुआ कामयाब परीक्षण। स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है रुद्रम। अब जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं, अचानक एक के बाद एक हथियार, एक के बाद अस्त्र शस्त्र भारत के पास। हनुमान जी के पूंछ में उनको पकड़ के ब्रह्मास्त्र मार के और उनकी पूंछ में आग न लगाई होती ना, तो लंका ना जली होती और रावण का पूरे कुल का सत्यानाश ना हुआ होता। वो जो छेड़ दिया हनुमान जी को, एक तो पहले सीता जी को नहीं ले जाना चाहिए था, और फिर हनुमान जी को और छेड़ दिया। अब ये ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ है, मुझको लगता है ये भारत के उद्भव और भारत के दुश्मनों के पराभव का एक नया इतिहास शुरू हो गया। नहीं, बिल्कुल, बहुत आपने अच्छी बात बोली। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जो बात कर रहे हैं ना कि जैसे कि प्रलय की बात करी और जितने भी हमारी मिसाइल्स हैं, ये इसमें सबसे, और मैंने कभी ऐसा देखा नहीं था शुरू से। अब मुझे देखने को मिल रहा है कि इंडियन सिस्टम्स की एक तो एक्सेप्टेबिलिटी इन द आर्म्ड फोर्सेस। एक जमाने में नेवी तो थी आत्मनिर्भर, और नेवी आज से नहीं, नेवी दशकों से है। हाँ, कुछ रशिया से इनके प्लेटफॉर्म जरूर आए हैं, लेकिन ज्यादातर नेवीज के 90-95% इंडियन नेवी, इट वाज अ ग्रेट बिलीवर इन नेवल डिजाइन ब्यूरो वगैरह वगैरह, कि भाई यू शुड मेक इन इंडिया। आर्मी और एयरफोर्स का ये था इंपोर्टेड, ये सारे के सारे मेड इन इंडिया। और कितनी फक्र की बात है हमारे लिए गौरव कि पाकिस्तान का सर झुकाया उन हथियारों से जो कि भारत में बने। समझ गौरव मैं भी ले लूं जी सर। ये सारे बनते हैं भारत डायनेमिक्स लिमिटेड में, और वहां पर मैं डायरेक्टर प्रोडक्शन रह चुका हूं। अरे वाह। और ये सारे की शुरुआत उस पीरियड में हुई थी, और सारे के सारे। और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड का क्या है जो वाक्य बोलते हैं हम लोग? क्या है सर? फोर्स बिहाइंड पीस। फोर्स बिहाइंड पीस। सर ये आपने शांति लाना है तो ताकत लानी पड़ेगी। शांति लाना है तो पहले मिसाइल मारना है। यहाँ पे जहाँ पे गिर गई वहां पे शांति तो हो ही जाएगी सर। ये इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रीय धर्म चर्चा प्रवर्तते। लेकिन सर ये जो आपने देखिए कृष्ण भगवान को अपने दिल पर जगह दी हुई है। भगवान कृष्ण जो है यही कहते हैं कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आप नेवी के संदर्भ में ये जो खुद मुख्तारी की बात की जाती है कि पहले से अपने पैरों पर नेवी खड़ी हुई है, बिल्कुल, तो सर आज कहां पहुंच गई है नेवी? फिर देखिए, नेवी ने जो इंडिजिनाइजेशन शुरू किया, आप दूसरा भी देख रहे होंगे, IIT लिखा हुआ है। IIT लिखा जी। IIT खड़गपुर में कैसे शिप बनाए जाते हैं, इसकी पढ़ाई 50s में शुरू हो गई थी। अच्छा। जब IIT खड़गपुर बना था 1951 में, अभी उसकी प्लेटिनम जुबली मनाई जा रही है भाई साहब। तो शिप डिजाइनिंग का बहुत बड़ी ट्रेनिंग वहां पे होती थी खड़गपुर में। और जो नेवी में ऑफिसर्स आते थे, कंस्ट्रक्टर्स बोलते थे उनको, उनकी स्पेशलाइजेशन भी खड़गपुर में होती थी। तो ये नेवी का जो शिप डिजाइन और सबमरीन डिजाइन का जो काम है, ये लेट 50s में शुरू हो चुका था। उसी के कारण हिंदुस्तान का जो पहला फ्रिगेट बना, INS नीलगिरी,
वो 1971 में कमीशन हो गया था। 1971 की बात देखिए आप, उस टाइम पे। और उसके बाद एक के बाद गोदावरी क्लास, नीलगिरी क्लास, कितने ही शिप हिंदुस्तान में बने। और इन सभी शिप में मैं बताऊं आपको, वेपन्स को छोड़ करके अगर देखें तो पूरा पूरा इंडिजिनस था। लगभग यू कैन से 75% इंडिजिनस कंटेंट था इन शिप्स का। यस, उन दिनों में हम हथियार बाहर से मंगवाते थे, कुछ अमेरिका यूएस के बहुत कम होते थे, मेजॉरिटी रशियन होते थे। तो लेकिन अभी धीरे धीरे हथियार भी हिंदुस्तान में बनने शुरू हो गए हैं। कम से कम रडार, कम्युनिकेशन सिस्टम्स वगैरह हमारा बेल बना रहा है। तो अभी ये कंटेंट और काफी बढ़ गया है। अब ये आत्मनिर्भरता, ये स्वावलंबी होना एक कदम और आगे बढ़ गई इंडियन नेवी। इसमें देखिए इंडियन नेवी की ताकत और बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि जर्मन AIP टेक्नोलॉजी से लैस होगी सबमरीन। ये जर्मन AIP टेक्नोलॉजी क्या है, और जब ये भारत की पनडुब्बियां इससे लैस हो जाएंगी तो क्या होगा, ये आपको कमांडर जेटली बताएंगे। 9 नई और बेहद घातक सबमरीन खरीदने पर भी विचार चल रहा है। जमीन के नीचे तो ठीक है, ये पानी के नीचे ही नीचे टॉर्पीडो निकले और उधर जाकर काम खत्म हो जाए। ये जो बैठे बैठे मारने वाली बात अभी मार्शल श्रीवास्तव कर रहे थे। सर ये क्या है AIP टेक्नोलॉजी? देखिए जी, जो रिसर्च चल रही है नेवी के फील्ड में भी, वो ये है कि जिस प्रकार से एयर फोर्स है, एयर में हमारी ड्रोन्स होती हैं, तो अंडर वाटर भी ड्रोन्स का इक्विवेलेंट वो होना चाहिए। अभी तक टॉर्पीडोज होते थे और डेप्थ चार्जेस होते थे। अब इन एडिशन टू दैट द अंडर वाटर ड्रोन्स यू कैन कॉल इट। अब उसके लिए क्या नाम देंगे मुझे मालूम नहीं है। ये एक्चुअली इसको बोलते हैं एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन। अच्छा, तो होता क्या है, जब कोई डीजल सबमरीन नीचे जाती है तो उसको ऊपर उठना पड़ता है ऑक्सीजन के लिए। डीजल वाली पनडुब्बी को सांस लेने के लिए ऊपर आना पड़ता है। ठीक है सर, आगे? 2-3 दिन में एक बार आपको आना पड़ता है। जब आप सरफेस करते हैं तो आपका RCS आपको देख सकते हैं, लोग सैटेलाइट से देख सकते हैं, तो विजिबिलिटी आपकी नहीं रहती है। यही चीज अगर न्यूक्लियर में कहा जाए, न्यूक्लियर पावर्ड में वो महीनों अनलिमिटेड है, नीचे रह सकते हैं। और इसका 40 दिन का होगा। ओके, तो अब क्या AIP का क्या है, वो 10 टाइम्स 20 टाइम्स ज्यादा है। अच्छा, और ये आप फूड भी कितना कैरी करते हैं, न्यूक्लियर के बारे में कहा जाता है जितना आप फूड कैरी कर सकते हैं आप उतने दिन रह सकते हैं। तो डिपेंड करता है क्रू साइज क्या है, कितना फूड है, क्या लेके आप जा रहे हैं। इसका यह है कि 30-40 दिन का फूड नॉर्मली सबमरीन्स कैरी कर लेती हैं अपने क्रू के लिए। उसको लेके नीचे घुस जाएगी तो पता नहीं चलेगी। इस पर मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ कि मैं LNT में था और वहाँ इस पर काम हो रहा था। अच्छा। और उस डिवीजन में मैं भी। क्या बात है, इसलिए बोल पा रहा हूँ, वरना ये सार्थकता यही कर सकते थे। AIP इस तरह की टेक्नोलॉजी होगी कि डीजल वाली पनडुब्बी जिसको ऑक्सीजन लेने के लिए, सांस लेने के लिए सतह पर आना पड़ता है, दुश्मन देख सकता है, कोऑर्डिनेट्स बेहतर तरीके से पता कर सकता है। अब ये ऊपर आने वाला झंझट खत्म। 40 दिन तक आप अंदर रहिए, बस खाना लेकर जाइए और दुश्मन का बैंड बजाते रहिए। लेकिन सर ये सरलीकरण, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन, मतलब हवा की जरूरत नहीं है, प्रोपल्शन चालू। हाँ, एयर से आपने वो भी बताया था किस तरीके से वो सामने की तरफ एक हवा की गुफा जैसी बन जाती है जो ड्रोन को लेकर जाती है ना, वो उस पर आएंगे। लेकिन सर ये कुल मिलाकर ये तो पूरा पिछले 10 सालों में और खासतौर से भारत के संदर्भ में पिछले 5 सालों में अपसाइड डाउन टाइप का परिवर्तन हो रहा है सर। ये कोई परिवर्तन नहीं हुआ।